हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाय अपूर्वा मैम। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बताइए, कैसे लग रहे हैं आपको हमारी ये वीडियोस, ये जो भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो कैसे लग रहे हैं? मुझे तो ये आशा है कि आपको कहीं ना कहीं ये वीडियोस हेल्पफुल होंगे और अच्छे लगेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है तो आपके फ्रेंड्स के लिए भी होंगे। आप इनको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं, वो भी इन वीडियोस से अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि लास्ट वाली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फायर एंड आइस। लास्ट वाली क्लास में हम लोग फायर एंड आइस को पढ़ रहे थे और वो बीच में छोड़ दी थी क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लेंथी जा रही थी। तो आज हम इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे और इस क्लास को कंप्लीट करने के साथ साथ इस पोएम को भी कंप्लीट कर लेंगे। आज आपकी फायर एंड आइस टोटली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद आपको फायर एंड आइस और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना दिया हुआ कंटेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे और इस बात के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ। तो इसका हमने क्या क्या पढ़ लिया था? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए थे हमारे, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप इसको जरूर देखें। शॉर्ट आंसर भी हो गए थे, लॉन्ग आंसर भी हो गए थे। अब ये हम करा रहे थे एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज। क्या कर रहे थे हम लोग इसमें? एनसीईआरटी में आपकी जो एनसीईआरटी जो आपकी बुक है, फर्स्ट स्लाइड यही वाली है ना, इसमें जो दी हुई है एनसीईआरटी एक्सरसाइज पीछे, वो मैंने इसमें कराई है। आप लोग इसको देखिए और समझिए, ठीक है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए जाके, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी और वो आपके पढ़ाई में भी, आप आगे बोर्ड की तैयारी में भी आपको हेल्प करेगी ऑब्वियसली। तो चलिए, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देयर आर many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought about what would happen if the sun got so hot that it burst or grow colder and colder? देखो, यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बहुत सारे आइडियाज हैं तो ये कहते हैं कि ये संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड, ये दुनिया एक दिन क्या हो जाएगी? पेरिश हो जाएगी? हैव यू एवर थॉट अबाउट, आपने कभी भी सोचा है कि अगर ये सूरज बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, बहुत गर्म हो जाए और ये दुनिया इस सूरज की गर्मी से आके नष्ट हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाए, इतना ज्यादा कोल्ड हो जाए कि कोल्डर से ये दुनिया कोल्डर कोल्डर एंड कोल्डर ही होती जाए, ठंडी ठंडी और बहुत ज्यादा ठंडा होता जाए। जो सन है हमारा, सॉरी जो मून है हमारा, सन क्या होता है? सन तो हॉट होता है। जो मून है हमारा वो इतना ज्यादा कोल्ड होता जाए कि इस पूरी दुनिया में बर्फ जम जाए और हर इंसान में बर्फ जम जाए और हर इंसान खत्म हो जाए और उसी के साथ में ये जो दुनिया है वो भी खत्म हो जाए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? यस, द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड वन डे। ये बात तो सच है कि दुनिया एक ना एक दिन नष्ट होनी ही है। एंड देयर इज नथिंग वी कैन डू फॉर इट, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इसके लिए कर ले कि दुनिया नष्ट हो रही होगी तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। जब इसको नष्ट होना है, जब इसको पेरिश होना है तो ये होगी, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन। वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, बट नो वन कैन बी श्योर अबाउट इट। लेकिन कोई भी इतना ज्यादा श्योर नहीं है कि ये दुनिया सन से ही बहुत ज्यादा हॉट होकर नष्ट होगी या बहुत ज्यादा कोल्ड होकर नष्ट होगी या फिर किस तरीके से नष्ट होगी, इसके बारे में और किसी को कोई आइडिया नहीं है। यस, साइंटिस्ट बिलीव द वर्ल्ड विल एंड वन डे। साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि ये जो संसार है ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। इफ द सन बिकम्स टू हॉट एंड बर्स्ट, क्या होगा अगर ये सन जो है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और इस दुनिया को जला दे अपनी गर्मी से? देयर विल बी फायर एवरीवेयर। तो क्या हो जाएगा अगर ये सन जो है एकदम बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, दुनिया को जला दे, तो इस संसार में चारों तरफ क्या हो जाएगा? आग ही आग फैल जाएगी। एंड एवरीथिंग विल बर्न, और सब कुछ जो है वो जलने लगेगा, जलने लगेगा। तो ये जो दुनिया है वो नष्ट हो जाएगी।
इफ इट ग्रोज कोल्डर आइस विल कवर द अर्थ, अगर ये बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, ठीक है, तो इस पूरी अर्थ पे क्या होगा, चारों तरफ आइस ही आइस हो जाएगी। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी अर्थ है, ये आइस से पूरी तरीके से भर जाएगी। एंड लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, और लाइफ जो है वो फिर पॉसिबल नहीं रहेगी। सोचिए, अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा लो हो जाए कि सब जगह बर्फ ही बर्फ जम जाए, तो ह्यूमन बींग कैसे सर्वाइव करेंगे? सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, और जब ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट द पोएट यूजेस फायर एंड आइस एज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, और यहाँ पर जो पोएट है उसने फायर एंड आइस को कैसे यूज किया है, डिस्ट्रक्शन के सिंबल के रूप में यूज किया है। एज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन फायर एंड आइस को जो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, उन्होंने यूज किया है। आई थिंक आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। देन पूछा गया है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम। जो राइमिंग वर्ड है वो कैसे हेल्प कर रही, पहली बात तो पूछी गई है कि राइमिंग वर्ड, राइमिंग इसकी क्या है, राइमिंग स्कीम इसकी है क्या, जो पोयम है, और फिर ये कैसे हेल्प कर रही है, जो कंट्रास्टिंग आइडिया है उनको उजागर करने में, उन पे कैसे प्रकाश डाल रही है, कैसे उनको लेकर के आ रही है। जो कंट्रास्टिंग आइडिया है, लाइक फायर एंड आइस, फायर एंड आइस दोनों एक दूसरे को कंट्रास्ट करते हैं। फायर, फायर मीन्स बर्फ, एंड आइस मीन्स, फायर मीन्स आग, एंड आइस मीन्स बर्फ। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इन फर्स्ट स्टैंजा इज ए बी ए ए। पहले स्टैंजा में राइम स्कीम क्या है, ए बी ए ए। बेटा ये राइमिंग स्कीम आप अपनी पोएम की जिसमें दी जा रही हैं उसमें अच्छे से याद करके जाइए। कभी कभी क्या होता है, जो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये राइमिंग स्कीम पूछ ही जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये लर्न है तो आपके राइमिंग स्कीम वाले मार्क्स तो एकदम श्योर हो जाएंगे ना बेटा। इसलिए राइमिंग स्कीम को याद करके जाइएगा, ये मेरी आपको पर्सनली एक एडवाइस है, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम क्या है, फर्स्ट स्टैंजा की ए बी ए ए, एंड इन द सेकेंड स्टैंजा इज ए बी ए। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी ए बी ए। ऐसे भी लिख सकते हैं, और फर्स्ट स्टैंजा और सेकेंड स्टैंजा को मेंशन करके भी राइमिंग स्कीम की लिख सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, सेकेंड में क्या हमारे पास, अब ये पूछा है ना इन्होंने, that how does it help in bringing out the contrasting idea in the poem, किस तरीके से जो contrasting idea है वो दिखाए गए हैं इस पोएम में। तो किस तरीके से दिखाए गए हैं, the poet uses this tight rhyme scheme to connect the two contrasting ideas fire and ice। इस राइम स्कीम को पोएट ने यूज किया है इन दोनों जो कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। किसने यूज किया है, जो कंट्रास्टिंग आइडियाज है बेटा उनको कनेक्ट करने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस राइमिंग स्कीम को यूज किया है, फायर एंड आइस। ही शोज द व्यूज ऑफ टू ग्रुप्स। टू ग्रुप्स कौन सा, वन बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। टू ग्रुप्स हैं इसमें, फर्स्ट ग्रुप जो है वो ये बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से नष्ट होगा, और सेकेंड ग्रुप जो है वो ये बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड है जो आइस से नष्ट होगा। बाय लिंकिंग देम विद राइम, और ये कैसे लिंक है एक दूसरे से, राइम स्कीम के, राइम स्कीम से एक दूसरे से ये दोनों आइडियाज लिंक हैं। द पोएट शोज दैट बोथ डिजायर एंड हेट्रेड इज इक्वली डेंजरस एंड कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन। पोएट ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बोथ, दोनों चीजें, चाहे वो हेट्रेड हो चाहे वो डिजायर हो, दोनों ही इक्वली डेंजर है, दोनों ही बराबर मात्रा से खतरनाक है, इसलिए जो इस संसार को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएंगी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये है कि जो राइमिंग स्कीम है ये आपस में इंटरकनेक्ट कर रही है, किसको, फायर ऑन एंड आइस को। मैं आपको पोएम पढ़ के दिखाती हूँ। आई हैव अ बुक ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, आई हैव अ फर्स्ट फ्लाइट बुक। कैसे इंटरकनेक्ट कर रही हैं, यस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ये हो गई ए। सम से इन आइस, ये हो गई बी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो ए बी, यही तो है ना राइमिंग स्कीम, ए बी ए, सॉरी, ए बी ए राइमिंग स्कीम, फायर आइस डिजायर, ए बी ए, ठीक है। फायर डिजायर
फायर, डिजायर एंड फायर, ये क्या हो गया, ए हो गया। और ये जो आइस है जो अलग साउंड कर रहा है वो क्या हो गया, बी हो गया। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, फायर पे खत्म हो रही है, ए है। फायर से आइस कनेक्ट नहीं कर रहा इसलिए इसको सी, बी का आ गया। देन सी पे फायर डिजायर, राइमिंग वर्ड है इसलिए ए ए। डिजायर से ही राइम कर रहा है फिर से नीचे वाला फायर, इसलिए ए बी ए ए, ये राइमिंग स्कीम हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं, फायर एंड आइस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए, दो कंट्रास्टिंग आइडियाज को पोएम में दिखाने के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आया होगा। तो ये एनसीईआरटी के हो गए कौन से, दो क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसके लिटरेरी डिवाइस के बारे में कि इस पोएम में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज होंगे। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी डिवाइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपसे पोएम में पूछ देते हैं कि इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, लिटरेरी डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। तो वही मैं अभी आपको बताऊंगी। एसोनेंस, एसोनेंस क्या होता है, व्हेन सेम वॉवेल साउंड इज रिपीटेड इन नियर बाई वर्ड्स। क्या होता है, जब एक लाइन में वॉवेल साउंड की बारंबारता होती है, वॉवेल साउंड बार बार दोहराया जाता है, जिसमें एक लाइन में जब वॉवेल साउंड बार बार दोहराया जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, एसोनेंस होगा। वॉवेल कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन पांचों में से जब कोई भी वॉवेल साउंड, ध्यान रखिएगा एसोनेंस क्या होता है, जब वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो एक लाइन में तो एसोनेंस होता है। जैसे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें आई होल्ड, होल्ड में ओ आ रहा है ना, आई होल्ड विद दोज, दोज में भी ओ आ रहा है, हु में भी ओ आ रहा है, फेवर, फेवर में भी ओ आ रहा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो इसमें वॉवेल साउंड को बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एसोनेंस क्या होता है, जब सेम लाइन में वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है तो वहां पे एसोनेंस होता है। ठीक है, जैसे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। नेक्स्ट है एलिटरेशन। अगर आपको इसमें मुझसे कुछ भी पूछना है, किसी भी लिटरेरी डिवाइस में कोई कंफ्यूजन होती है और कुछ पूछना होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसको पढ़ूंगी और उसका आंसर दूंगी। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है, व्हेन सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन द नियर बाई वर्ड। देखिए बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। एसोनेंस में क्या होता है बेटा, वॉवेल साउंड रिपीट होता है। एलिटरेशन में क्या होता है, एलिटरेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। बात सेम है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा तो एलिटरेशन होगा, एसोनेंट वॉवेल साउंड रिपीट होगा तो एसोनेंस होगा। क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है एक लाइन में तो वहां पर एलिटरेशन होता है, वॉवेल साउंड जब रिपीट होता है एक लाइन में तो वहां पे एसोनेंस होता है। जैसे द साउंड ऑफ एफ इन फेवर फायर एंड डब्ल्यू इन वर्ल्ड विल। फेवर फायर में क्या रिपीट हो रहा है, एफ रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एलिटरेशन है। वर्ल्ड विल में क्या रिपीट हो रहा है, वर्ल्ड विल, डब्ल्यू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, एलिटरेशन है। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, एलिटरेशन है। एसोनेंट साउंड रिपीट हो, वॉवेल साउंड रिपीट हो तो एसोनेंस है। देन है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, ये जो आपकी 3-4 फिगरों के स्पीच है ये बहुत ही कोरिलेटेड है, इनको आप ध्यान से समझिएगा। एसोनेंट, वॉवेल साउंड, एलिटरेशन, कॉन्सोनेंट साउंड, एनाफोरा, ये भी रिपीटेशन पर ही बेस्ड होती है। पर इसमें कैसा रिपीटेशन होता है, द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन। जैसे कि 4 लाइन्स हैं और वो चारों लाइन किसी एक ही शब्द से स्टार्ट हो रही है ना, 4 लाइन्स हैं और चारों लाइन किसी एक ही शब्द से स्टार्ट हो रही हैं, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होगी एनाफोरा। क्या होगी, एनाफोरा, एनाफोरा। ठीक है, जब 4 लाइन है और चारों सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो एनाफोरा। एसोनेंस क्या है बेटा, एसोनेंस वॉवल साउंड का रिपीटेशन इज कॉल्ड एसोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन। एनाफोरा, जब लाइन के स्टार्टिंग में एक वर्ड को रिपीट करके ही लाइन स्टार्ट हो रही हो, चारों लाइन के स्टार्टिंग में एक ही वर्ड आ रहा हो तो एनाफोरा होता है। जैसे कि आपकी पोएम में है,
some say is repeated at the first of line 1 and 2. Some say the world will end in fire. Some say in ice. तो पहली लाइन भी सम से स्टार्ट हो रही है और सेकंड वाली जो लाइन है वो भी सम से स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पर सम से में क्या है, एनफ हो रहा है। जब दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन एक ही वर्ड से स्टार्ट हो तो एनफ हो रहा। एलिट्रेशन जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, जब कॉन्सोनेंट एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट कोई कॉन्सोनेंट वर्ड या साउंड बार बार आए तो क्या होगा, एलिट्रेशन। और जब एक ही लाइन में वॉवेल साउंड बार बार रिपीट हो तो वहां पर क्या होगा बेटा, वहां पर होगा एसोनेंस। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इसमें जो दी गई है आखिरी पोएम में, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन इमोशंस और क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफिकेशन जब हम किसी निर्जीव वस्तु को, पोएम में अक्सर क्या होता है, ऐसी चीजें जो इनएनिमेट होती हैं, जिनमें जान नहीं होती है, कभी उसको इस तरीके से दिखाते हैं, पोएट उसको इस तरीके से दिखाते हैं कि वो हंस रही है, फूल हंस रहा है ना, आकाश रो रहे हैं, है ना। इस तरीके से जब कोई चीज दिखाई जाए तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है, मतलब मानवीकरण होता है। जब किसी चीज को ऐसे दिखाया जाए जैसे वो ह्यूमन बीइंग है, तो वहां पर क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। इन दिस पोएम फायर एंड आइस हैव बीन पर्सोनिफाइड। क्या फायर में जान होती है, नहीं। क्या आइस में जान होती है, नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर पोएट ने फायर एंड आइस को पर्सोनिफाइड किया है, एज दे आर गिवन द पावर ऑफ डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल्स एज वेल एज द होल वर्ल्ड। कैसे पर्सोनिफाइड किया है, ऐसे पर्सोनिफाइड किया है, अगर कोई चीज किसी को बर्बाद कर सकती है, एक ह्यूमन बीइंग है जो किसी को बर्बाद कर सकता है। किसी को डिस्ट्रॉय करने की पावर किसमें होती है, ह्यूमन बीइंग्स में होती है। भगवान जी में तो होती है ऑब्वियसली, बाकी ह्यूमन बीइंग्स में होती है ना, किसी को डिस्ट्रॉय करने की ताकत होती है ह्यूमन बीइंग्स में। अब फायर एंड आइस किसी को, ह्यूमंस को भी, इंडिविजुअल्स को भी, व्यक्तिगत तौर पे भी और संसार में भी विनाश ला सकती है, मतलब उनमें इतनी पावर है। और पावर किसमें होती है, पावर तो उसी में होती है जो जिनमें जान होती है। तो फायर एंड आइस को वो पावर दे करके पर्सोनिफाइड कर दिया है कि फायर और आइस भी इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इन द सेंस फायर एंड आइस को यहाँ पर पर्सोनिफाइड कर दिया, उसको इतनी पावर दी है कि वो विनाश का कारण बन सकती है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन इस तरीके से है कि जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इन्होंने फायर एंड आइस को पर्सोनिफाइड किया है, मानवीकरण किया है इस तरीके से कि संसार का, वर्ल्ड का विनाश ला सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, उन्हें पेरिश कर सकती हैं, उनमें इतनी पार है और पार दे दी है, मतलब उनका मानवीकरण कर दिया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको किसी भी पर्सोनिफिकेशन में कोई कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए उसको, ठीक है। अच्छा, एक और फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, इंजैबमेंट। When the same sentence continue to the next line without punctuation mark, it is called enjambment. Enjambment क्या होता है, पोएम में कुछ लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, और जब वो लाइन बिना किसी पंचुएशन मार्क्स के, मतलब बिना किसी पंचुएशन मार्क्स के, मतलब एक लाइन खत्म हुई, उसके बाद कोई भी कॉमा नहीं है, कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, और वही लाइन, उसी लाइन का जो आइडिया है वो नीचे वाली लाइन से स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आपकी पोएम में दिया गया है। देखिए, या मैं आपको इसी में खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, आपके पास अभी बुक तो लेके बैठे नहीं होंगे आप, तो मैं आपको इसी पीडीएफ में दिखाती हूँ इंजैबमेंट क्या है। ये देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर के बाद में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिया है, ठीक है ना, फुल स्टॉप दिया है, ना कॉमा दिया है, ना एक्सक्लेमेशन दिया है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया है, सीधा दूसरी लाइन शुरू कर दी है। तो एक लाइन से जब हम सीधा दूसरी लाइन पर आ जाए बिना किसी पंक्चुएशन मार्क को और उसी आइडिया को आगे बढ़ाए, तो वहां पर इंजैबमेंट होता है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पर भी इंजैबमेंट है, क्योंकि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर के बाद में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया है। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फुल स्टॉप। उसके बाद बट इफ इट हैड टू पेरिश टॉइस, देखिए बट इफ इट हैड टू पेरिश टॉइस के बाद में कॉमा आया है। जब यहाँ पे कॉमा आया है तो यहाँ पे इंजैबमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क है। फिर नीचे आते हैं,
I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great. तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, यहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना सेमी कोलन, ना कॉमा, ना फुल स्टॉप, नथिंग। इसी आइडिया को नीचे वाली लाइन में ट्रांसफर कर दिया है और बिना पंक्चुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट कर दिया है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वो सफिक्स। ये जो 4 लाइन्स हैं, ये सारी की सारी इंजैबमेंट पे आएंगी क्योंकि इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। एक लाइन के आइडिया को ही नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर करते हुए चले हैं। ऊपर की जो 2 लाइन है इनमें भी इंजैबमेंट आएगा, इसके बाद वाली भी 2 लाइन में इंजैबमेंट आएगा। हाँ, अगर सम से इन आई फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड और डिजायर यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ पे इंजैबमेंट नहीं आएगा क्योंकि आइस के बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुई है, यहाँ पे नहीं आएगा। जहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है और नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है पहली चीज, और फर्स्ट लाइन का जो आइडिया है वो दूसरी लाइन में ट्रांसफर हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इंजैबमेंट होता है। आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। यस, देखिए इसमें मैंने दिया भी है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। नो पंक्चुएशन मार्क, दूसरी लाइन स्टार्ट कर दी, इंजैबमेंट है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दो टू फेवर फायर। नो पंक्चुएशन मार्क, सेकंड लाइन स्टार्टेड, तो यहाँ पर भी इंजैबमेंट है। think I know enough of it to say that for destruction I was also great and with suffix no punctuation mark and second line is started। ठीक है, अनदर लाइन is started, तो यहाँ पर भी क्या है, इंजैबमेंट नहीं है। सॉरी, यहाँ पर भी इंजैबमेंट है, जहाँ पर पंक्चुएशन मार्क होगा वहां पर इंजैबमेंट नहीं होगा, जहां पर नहीं होगा वहां पर इंजैबमेंट होगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, इसकी जो एक्सरसाइज मैंने कराई आपको वो कैसी लगी, आपको समझ में आई, कितनी समझ में आई, कोई कंफ्यूजन है, समझ में आई है तो भी कमेंट करके बताइए कि हाँ क्लास अच्छी लगी। एटलीस्ट मुझे पता तो चले ना कि आप लोगों को क्लास लग कैसी रही है। ठीक है बेटा, टीचर के लिए बच्चों का फीडबैक भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप फीडबैक देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी लगेगा कि हाँ बच्चों को कुछ अच्छा लग रहा है, उनको कुछ अच्छा मिल रहा है, तो मैं आपके लिए और बेहतर चीजें बनाऊंगी। देखिए मैं आपके लिए बुक लेकर के बैठी हूँ, अभी ये वाली क्लास लूंगी और नेक्स्ट क्लास का जो है कंटेंट आपके लिए रेडी करूंगी। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी चीजों को और अच्छे से दे पाऊंगी और कर पाऊंगी और बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा पाऊंगी और मनोबल भी बढ़ेगा कि हाँ कुछ कर रही हूँ बच्चों के लिए और बच्चों को अच्छा लग रहा है। लेकिन आप ऐसे ही अगर कोल्डली होकर के देखेंगे, स्किप कर देंगे, नहीं देखेंगे तो भी फिर अगर देखेंगे और कमेंट भी नहीं करेंगे अच्छा नहीं है ना। गुरु दक्षिणा तो दे देनी चाहिए और यूट्यूब के टीचर्स की गुरु दक्षिणा यही है कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड्स को क्लासेस शेयर करिए, वो भी इस क्लासेस को दे, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हूँ, क्लासेस को देखें, है ना। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए इंग्लिश जंक्शन बाई अपूर्वा मैम के साथ, देखते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए। Thanks for watching and please do not forget like, share and subscribe. Bye bye.